नमस्कार भाई दोस्तों। और आज हम लोग के आए हैं यूपी पैट 2022 के लिए। आपका एक चैप्टर है अर्थव्यवस्था में जिसका नाम है बैंकिंग, है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। बैंकिंग तो वर्ड नहीं दिया होता है आपको, लेकिन आपको इसमें राष्ट्रीयकरण दिया हुआ। क्या होता है बेटा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन हमें पूरी बैंकिंग पढ़ना है, उसके बाद हम इसका राष्ट्रीय बैंक पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले कुछ इतिहास बताते हैं बैंकिंग के बारे में, क्योंकि चैप्टर हमारा नहीं है तो इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बैंकिंग के बारे में। आपको ओरल जानकारी बता देते हैं थोड़ी सी, जब हम बाद में आपको अर्थव्यवस्था करवाएंगे पूरी तरह से। पूरा स्पेशल चलेगा हमारा बैच अर्थव्यवस्था के लिए, तो आपको हम पूरी बैंकों को डिटेल के बारे में समझाएंगे। बट क्योंकि हमें राष्ट्रीयकरण करना है यहाँ पर बैंकों का, तो थोड़ा सा ओरल हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इससे पहले आपकी जो स्टार्टिंग की थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, अर्थव्यवस्था का बेसिक क्या होता है, क्षेत्र कितने होते हैं, इन सभी के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में बड़े हुए हैं। आप जाकर उन्हें देख लें, तुरंत देखें और वीडियो को शेयर कर लें, लाइक करा करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो बिल्कुल करें, कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हर मैसेज मिलता रहता है। शाम को 8 बजे यूपी पैट के लिए स्पेशल क्लासेस चलती रहती है हमारी, जो लाइव क्लास होती है बिल्कुल, और उसमें हम प्रैक्टिस लगवाते हैं बच्चों को हिस्ट्री की और हिंदी की, सही बेटा। तो 8 से 8:30 का जो क्लास रहता है वो आपका हिस्ट्री का रहता है, और जो 9 से 9:30 रहता है वो हिंदी का रहता है। तो आप सभी लोग जाइए, ज्वाइन करिए उसको, ठीक है, और उसका फायदा उठाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, फटाफट जुड़ते रहिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज के लिए स्टार्टिंग जो चीज़ है हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बैंक की। देखिए, बैंक का मतलब है कि आपके पैसों को जमा करना और जमा हुई की राशि पर धन देना, और अगर आवश्यकता पड़ जाए तो वो आपको ऋण भी दे सके। क्या करे बेटा? आपको ऋण दे सके, तो उसे क्या कहते हैं? बैंक। समझ में आ गया होगा। बैंक का मतलब है देश के पैसों को सुरक्षित रखना, अपने पास रखना, और उस पैसे पर ऋण देना, यानी कि आपको टैक्स देना। और अगर कभी जरूरत पड़ती है आपको, तो आपको जो है ना उस बैंक से लोन भी ले सकते हो। तो इस लेन देन के बारे में क्या कहते हैं बेटा? बैंक कहलाती है, ठीक है। बैंक दो प्रकार की होती है, एक नॉन शेड्यूलिंग होती है और एक शेड्यूलिंग होती बैंक होती है, ठीक है बेटा। ये दो प्रकार की होती है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन बैंकें आती हैं? तो फॉरेन बैंक आती है, पीवी लिमिटेड आती है, प्राइवेट बैंकें भी आ सकती हैं, आरआरबी भी आती है, और पब्लिक सेक्टर आते हैं। तो ये कॉमर्शियल बैंक में आता है सारा का सारा। पब्लिक सेक्टर हमारी एसबीआई आती है, आईडीबी आती है, नेशनल या पंजाब नेशनल बैंकें आती हैं। तो ये सब बेटा कॉमर्शियल कहलाती है। पब्लिक मतलब जो पब्लिक के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं वो पब्लिक कहलाते हैं बेटा, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार की होती है, एक अर्बन होती है, एक रूरल होती है। अर्बन मतलब हो जाता है आपका शहरी होगी, और एक क्या हो जाएगी? आपकी ग्रामीण हो जाएगी। तो आपने देखा कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ग्रामीण में लगी होती है या खोली जाती हैं, और शहर में भी खोली जाती हैं। जैसे अर्बन बैंक है, शहरों में खोली गई है, जबकि आपके ग्रामीण है कोऑपरेटिव है, वो आपकी किस में खोली गई है? कोऑपरेटिव बैंक है। तो कोऑपरेटिव बैंक सरकार के अधीन होती है, सरकार के दिशा निर्देशों पे चलती है, तो उसे कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक थोड़ा सा विस्तार था बैंकिंग के बारे में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं इनके बारे में, इनका इतिहास क्या रहा। तो बैंकिंग का इतिहास क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो बैंकिंग की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से मानी गई है, किस शब्द से मानी गई है। तो इसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं और फिर आगे की ओर मूव करते हैं, और अच्छी जानकारी आपको बताते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए। बैंक की उत्पत्ति पूछी जाती है कहाँ से हुई है। तो बेटा अगर हम बैंक की उत्पत्ति की बात कर लें, उत्पत्ति की बात करें, तो बेटा ये इटली से मानी गई है। कहाँ से मानी गई बेटा? इटली से। इटली में इसे उत्पत्ति माना गया है। और इटली का एक शब्द आता है जिसे बैंको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बैंको। तो इटली का एक शब्द आता है बैंको। तो बैंको से ही बेटा उत्पत्ति हुई है किसकी? तो बैंक की हुई है, याद रखना। ये आपसे पूछ लेता है कि जो बैंक है वो कहाँ से आया, किस शब्द से आया, या किस शब्द का है ये। तो आप देखना ये इटली शब्द है, ठीक है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है बेटा। बैंक का अभी हम आपको बता चुके हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो आपको बताया था हमने, बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों को जमा स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर क्या देती है बेटा? ऋण देती है। आप लिख भी सकते हो, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो क्या करती है? आपका वित्तीय धन प्राप्त करेगी बेटा। क्या करेगी? वित्तीय धन। वित्तीय धन क्या करती है बेटा? ग्रहण करती है, ठीक है। और उस पर क्या देती है बेटा? कर देती है। और उस पर क्या देती है? कर देती है, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट हो गया ये। और अगर आपको आवश्यकता पड़ सकती है, अगर आपको आवश्यकता है, क्या है बेटा? आवश्यकता है, तो आवश्यकता देने पर क्या दे देगी? ऋण दे देगी। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? बैंक कहते हैं। ध्यान रखना, वित्तीय धन जमा करती है और उस पर कर देती है। क्या देती है बेटा? कर देती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन होती है। जमा और ऋण को क्या कहते हैं? बैंक। सीधी भाषा में बेटा अगर हम बात करें तो जमा और ऋण को ही क्या कह देते हैं हम लोग?
बैंक कह देते हैं। तो देखिए सीधे मैं लिख देता हूं इसमें, अगर बैंक की बात करें तो बेटा ये जमा हो गया, जब जमा करोगे आप, और यह क्या कर सकती है बेटा, ऋण दे सकती है, ठीक है बेटा। तो बैंक कहलाएगी, जमा जहां हुआ आपका और ऋण जहां से आप लेंगे वो हमारी संस्था क्या कहलाती है बेटा, बैंक कहलाती है। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? अब आपसे पूछता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। बैंकिंग में अगर पूछे कि विश्व की पहली बैंक कौन सी थी, क्या पूछेगा बेटा, विश्व की पहली बैंक, क्या पूछेगा योगेंद्र जी, बैंक की विश्व की पहली बैंक कौन सी थी? आपसे पूछता है कि बैंक की विश्व की पहली बैंक, हाँ बेटा, नहीं वो भारत की थी। विश्व की पूछी गई कि वर्ल्ड में सबसे पहले बैंक कौन सी खोली गई थी, तो इसका नाम है बेटा बैंक ऑफ वेनियस। कौन सी थी बेटा, बैंक ऑफ वेनियस। ये इटली में खोली गई थी। कहाँ खोली गई बच्चे, इटली में खोली गई थी, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत बेटा, ये बैंक ऑफ वेनियस जो है बेटा कहाँ खोली गई थी, तो आपको वो इटली में खोली गई थी 1157। कब खोली गई बेटा, 1157 ईस्वी में। ये विश्व की सबसे पहली बैंक मानी जाती है, ये याद रखना। और इसी के बाद आधुनिक बैंकों का, अगर आपसे पूछे ये बैंक खुलने के बाद आधुनिक बैंकों का अगर आपसे पूछे इसके बाद क्या हुआ था, तो यहीं से क्या हुआ, आधुनिक बैंकों की शुरुआत मानी गई है। बैंकों की शुरुआत मानी गई। अगर आपसे पूछे कि बैंकों की शुरुआत कब से मानी गई, तो आप याद रखना जब पहला बैंक लगा था, ठीक है, 1157 में, उसी के बाद धीरे धीरे बैंकों में क्या आ गया बेटा, उछाल आने लगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना आधुनिक बैंकों की शुरुआत कब से मानी गई, तो 1157 के बाद जब ये क्रेज थोड़ा सा बढ़ा कि पहले बैंक लग गई। कोई भी कार्य पहला जब बेटा आप लगाते हो या कोई कार्य आप करोगे तो आपको सिर्फ वहां आलोचनाएं मिलती हैं, ठीक है। आपसे कोई नहीं कहेगा कि ये कार्य सफल होगा, ठीक है बेटा। किसी ने एरोप्लेन उड़ाया होगा, किसी ने बेटा क्या होगा, जब कहा होगा मैं हवा में लोहे को उड़ा दूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, जी कहेंगे हाँ 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 बिल्कुल बेटा उड़ा दोगे आप। नहीं नहीं मजाक बनाए होगे, बोले साला पागल हो गया, लोहे को उड़ा रहा है। लेकिन आप देखो बेटा आप एरोप्लेन में बैठ जाते हो, समझ में आया। तो कोई भी काम पहली बार होगा। किसी ने ये कहा होगा कि आप अपने घर बैठिए, मैं दिल्ली बैठकर आपके कॉल पर बात करूंगा, तो क्या लोगों ने उसकी तारीफ की होगी बच्चे, नहीं होगी। क्या होगा, मजाक बनाओगे, साला पागल हो गया। और ध्यान रखना बेटा आपको पागल बनना पड़ेगा, तभी आप इतिहास रच पाओगे, ठीक है। एकदम पागल की तरह पढ़ाई करो, ठीक है, एकदम लग जाओ, कोई कुछ भी कह रहा है मत सुनो, क्योंकि लोग आपको अच्छा नहीं कहने वाले हैं, ठीक है बेटा। मेहनत से पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए, हम आपको स्पेशल चीजें बताते हैं लगातार। तो यहाँ तक बेटा किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि भारत की बात करते हैं हम लोग, जो हमारे एग्जाम है वो हम भारत में देने वाले हैं, तो हम भारत में क्या इतिहास रहा बैंकों का उसकी बात भी कर लेते हैं। तो ये तो आपको पहला बेटा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं किसमें बेटा, भारत में। जो भारत में बैंकों का इतिहास रहा वो क्या रहा, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं और बढ़िया से जानकारी लेते हैं। विश्व का आपको मालूम पड़ गया होगा बैंक ऑफ वेनिस था, जो इटली में लगाया था 1157 में, ठीक है बेटा। और उसी समय से ये माना जाता है कि बैंकों का आधुनिकीकरण माना गया है या आधुनिक काल माना गया है बैंकों का। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं बेटा भारत में क्या इसका इतिहास रहा था। तो हम लोग बैंकिंग, भारत में बैंकिंग का इतिहास पढ़ते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं एक बड़ी सी, भारत में बैंकिंग का इतिहास, ठीक है बेटा, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग भारत। इसकी हम लोग बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा था उसका समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम लगने वाला बैंक कौन सा था। अगर पूछेगा आपसे भारत में लगने वाला पहला बैंक, तो इसकी बात करते हैं बेटा। भारत में लगने वाला प्रथम बैंक कौन, पूछेगा बेटा आपसे, प्रथम बैंक। ये इंपोर्टेंट रहते हैं पॉइंट्स, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से लिखना है हम लोगों को। भारत में लगने वाला अगर प्रथम बैंक पूछा जाएगा कि कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन था। तो बेटा ये था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था बेटा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ध्यान रखना बेटा आपको। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में लगने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो आप कहोगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है बेटा। कब लगा था ये,
तो 1770 में लगाया गया था। ये कब लगाया बेटा? 1770 में ये भारत में लगाया गया था। भारत में लगने वाला ये पहला बैंक था, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो अगर पूछे भारत में लगने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो आप बताओगे भारत में लगने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है बेटा। ये आपका 1831 के सम तक बेटा बंद हो गया था। अगर पूछे बेटा बंद कब हुआ था, तो बंद हुआ था 1831 और 32 के बीच में, इसको बंद कर दिया गया था। क्या हुआ था बेटा? ये बंद हुआ था, ध्यान रखना। अगर पूछे कि बंद कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं बेटा कि ये बंद कब हो गया था, ये ध्यान रखना है। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सलाह पर या संयोग से लगाया गया था। इसे क्या लगाया गया था बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या लगाया गया था बेटा? सहयोग से लगाया गया था, सहयोग से, ठीक है। किसने लगाया था बेटा? ये ध्यान रखना, किसके सहयोग से, किसने लगाया था? तो इसे बेटा अलेक्जेंडर ने लगाया था। किसने लगाया था? पहला बैंक अलेक्जेंडर। किसने लगाया वाला? अलेक्जेंडर ने लगाया था। तो ये आपका था भारत में लगने वाला पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में लगाया गया था। 18 से 31 से 32 में ये बंद हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से लगाया गया था और AB अलेक्जेंडर ने इसको लगाया था। बोलो यस या नो? समझ में आ गया बेटा? तो पहला बैंक समझ में आ गया होगा आपको, तो ये अलेक्जेंडर द्वारा लगाया गया था। स्पेशल अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको याद रखना, ये तो पहला बैंक था भारत में, अलेक्जेंडर द्वारा लगाया गया था, ठीक है बेटा। तो आगे हम लोग बात करते हैं दूसरी, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बैंकिंग का इतिहास चल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बैंक लगने वाली कौन सी थी हमारी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अगले हम लोग बात करते हैं कि भारतीय द्वारा, सबसे पहले पूछेगा भारतीय तथा अंग्रेजों द्वारा मिलकर खोली हुई बैंक कौन सी थी। अगला बेटा कौन सा आएगा क्वेश्चन? अगला कौन सा आएगा बेटा क्वेश्चन? तो भारतीय व अंग्रेजों द्वारा लगाया गया पहला बैंक। प्रथम बेटा क्या होगा? बैंक। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रथम बैंक कौन सा था? मतलब भारतीय और अंग्रेजों द्वारा जो मिलकर लगाया गया था वो पहला बैंक था कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं बेटा कौन सा था ये? तो ये बेटा अवध कॉमर्शियल था। कौन था बेटा बैंक? अवध कॉमर्शियल था। कौन सा था बेटा? अवध कॉमर्शियल था, ये आपसे पूछा जाता है। कॉमर्शियल था। बस स्पेलिंग देख लो, COMM होता है बेटा इसका, और ERCIAL होता है। तो अवध कॉमर्शियल बैंक था ये बेटा। क्या था आपका? अवध कॉमर्शियल बैंक था जो लगाया गया था अंग्रेज और भारतीयों के द्वारा। कब लगाया गया आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा? कब लगाया गया? तो ये 1881 में लगाया गया था, 1881 में। तो अवध कॉमर्शियल बैंक जो था बेटा वो लगाया गया था भारतीय और अंग्रेजों द्वारा, लगाया हुआ एकमात्र था। 1881 में इसको लगा दिया गया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय और इनके द्वारा लगाया हुआ कौन सा बैंक था, ठीक है। अब अगला आता है बेटा भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक कौन सा था। इसको रफ कर देते हैं बेटा, भारतीयों द्वारा खोला गया कौन सा बैंक था। तो इसको देख लेते हैं बेटा, भारतीयों द्वारा खोला गया प्रथम बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रथम बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा खोला गया प्रथम बैंक कौन था? तो पंजाब नेशनल बैंक थी। कौन से थे बेटा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक थी जो भारतीयों द्वारा पहली बार खोली गई थी। ये सिर्फ भारतीयों ने खोली थी, इसमें किसी का कोई इंक्लूड नहीं थे इसमें, ठीक है बेटा। और ये 1894 में खोजी गई थी। कब खोली गई थी बेटा? 1894 में, ठीक है बेटा।
किसने खोजा था इसको, मतलब किसने खोला था, तो लाला लाजपत राय ने खोजा था। क्या बोला था बेटा, लाला लाजपत राय ने खोला था। ध्यान रखना बेटा, अगर पूछा जाए नेशनल, पंजाब नेशनल बैंक कब खोली गई थी, तो 1894 में खोजी गई थी। और ये पहली बैंक थी बेटा, है ना बेटा, कौन थी ये, पहली बैंक थी जो भारतीयों द्वारा खोली गई थी। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहली पहली बैंक कौन सी थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। इसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, अब आगे ये तो पहली पहली बैंकें होंगी, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले भारत में खोली गई बैंक कौन सी थी, तो आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। कौन सी बेटा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1700 कब खोली गई थी बेटा, 70 में खोली गई थी, है ना बेटा। उसके बाद भारतीय और अंग्रेजों द्वारा मिलकर खोली गई थी कौन सी बेटा, अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कब खोली गई थी, 1881 में खोली गई थी, है ना बेटा। उसके बाद आता है कि भारतीयों द्वारा कौन सी खोली गई थी, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक खोली गई थी और 1894 में खोली गई थी। जिसको रचनाकार थे या जिसने खोला था वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाली बैंकों के नाम थे आपके, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। इसके बाद तीन जो थी वो प्रेसिडेंसी बैंक है, प्रेसिडेंसी बैंक है। जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, कितने बैंक की होती है बेटा, तीन प्रेसिडेंट बैंक की स्थापना। कौन थी बेटा, स्थापना। तो वो तीन कौन सी बैंकें थी जो बाद में मिलकर इंपीरियल बैंक बना लेती हैं, तो ये तीन थी कौन सी थी, इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। क्या बोलते थे बेटा, प्रेसिडेंसी। अगर आपको पूछ भी लेगा तो आप आराम से बता देते हैं। तो आपका पहला आता है बैंक ऑफ बैंक ऑफ बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल, ठीक है बेटा। पहली कौन सी थी, बैंक ऑफ बंगाल। दूसरी देखिए बेटा, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बम्बई। कौन होगा बेटा, बम्बई, बैंक ऑफ बम्बई। तीसरा आता है बेटा कौन, बैंक ऑफ, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंकें थी, बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास, ठीक बेटा। ये तीन प्रेसिडेंसी बैंकें थी। इनकी स्थापना देख लेते हैं, तो कब कब इनकी स्थापना हुई थी समझ लेते हैं बेटा इसको। तो इसको अगर बंगाल की देखें तो 1806 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1806 में हुई थी। बम्बई की देखें तो 1840 में हुई थी और मद्रास की 1843 में हुई थी। ये तीन बैंकें थी जिनकी स्थापना हुई थी। बाद में ये तीनों बैंकें मिलकर एक डेट आपकी आती है 1921। कब आएगी बेटा, 1921। और 1921 में ये तीनों मिलकर एक बैंक का निर्माण कर लेती हैं। क्या करती हैं बेटा, बैंक का निर्माण करती हैं। और उस बैंक का नाम जो था वो इंपीरियल बैंक था। कौन था बेटा, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक था, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछ सकता है कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों ने कौन सी बैंक का निर्माण किया था, तो आपको इंपीरियल बैंक का निर्माण किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हो आप इसे, ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सेकंड पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले वाले में इतिहास की चर्चा हो गई थी, दूसरे में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसमें तीन बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इनकी चर्चा रहेगी। तो ये आपसे क्वेश्चन आपको पूछता रहता है अक्सर, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो ये आपको बैंकें थी, ध्यान रखना है। अगले हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी। तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया था बेटा, इंपीरियल बैंक बना दिया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर इंपीरियल नाम का बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था बेटा, एसबीआई कर दिया था, इसका नाम बदल गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। इसको समझना, इस इंपीरियल बैंक को क्या कर लेते हैं बाद में, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके पे भी। तो किस सिफारिश पर किया गया था ये आपको याद रखना है। और फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकरण के बाद ये क्या बन गई थी बेटा, एसबीआई बन गई थी। तो इसको हम थोड़ा हेडर डाल लेते हैं और इसी पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी बेटा इसकी? स्थापना आपको को बेटा 1921। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से मिलकर बनी थी। कौन? बंगाल, बॉम्बई और मद्रास। बंगाल, बॉम्बई और मद्रास, ठीक है बेटा। तो इसको क्या हुआ था, इसकी बेटा 1 जुलाई, क्या बेटा 1 जुलाई 1955, 1955, ठीक है। इंपीरियल बैंक का क्या कर दिया गया था बेटा? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक का क्या कर दिया गया बेटा? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और राष्ट्रीयकरण करके इसको बना दिया गया कौन बेटा? एसबीआई। क्या बना दिया गया बेटा? एसबीआई। राष्ट्रीयकरण करने के बाद इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई और इसका नाम क्या रखा गया था बेटा? एसबीआई नाम रख दिया गया था, ठीक है बेटा। बात समझ आई? तो 1 जुलाई 1955 को अगर पूछा जाए किसकी स्थापना हुई थी, तो आप बताओगे एसबीआई की हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका नाम रखना, राष्ट्रीयकरण हुआ था इंपीरियल बैंक का 1 जुलाई 1955 को हुआ था। पूछता है 1 जुलाई 1955 को किस समिति के द्वारा, किस समिति की सिफारिश के द्वारा इसको मिलाया गया था? तो इसे गोरवाला समिति की सिफारिश में मिलाया गया था। किसकी सिफारिश में बनाया गया था बेटा? ये जो एसबीआई बनाई गई थी तो किसकी सिफारिश में बनाई गई थी? सिफारिश, हाँ सिफारिश। तो किस सिफारिश में बनाई गई थी? तो आपको याद रखना है गोरवाला समिति, गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को हटाकर उस जगह पर किसका निर्माण हो गया था? एसबीआई का हो गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर पूछेगा तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जुलाई कब हुआ था बेटा? 1955 में हुआ था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है बेटा। हाँ बेटा 1 जुलाई 1955 उस टाइम पे राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसी का नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया था, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको इंपीरियल बैंक समझ में आ गई, 3 प्रेसिडेंसी बैंकें कौन सी होती हैं ये समझ में आ गया है ना। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए अब बात आती है जो एसबीआई की, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसमें। एसबीआई का जो मुख्यालय पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा बेटा? मुख्यालय। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना वैसे भी। मुख्यालय अगर पूछेगा तो ये बेटा कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो मुंबई में है। कहाँ है बेटा? मुंबई में, ठीक है बेटा। एसबीआई जो है ना आपका, अकेला एसबीआई ये आपका भारत का सबसे बड़ा शाखा मानी जाती है। इसमें सर्वाधिक क्या करते हैं बेटा, जो वर्तमान में है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पुराना माना गया है और इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अगर आपसे पूछे एसबीआई तो ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बैंक। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में पूछेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में पूछेगा तो बेटा कौन है? वो एसबीआई है। और इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एसबीआई के अगर बेटा अध्यक्ष पूछेगा, एसबीआई के क्या पूछेगा बेटा? अध्यक्ष पूछेगा कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा है। कौन है बेटा? दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखो बेटा अंदर, दिनेश कुमार खरा है। ये बेटा क्या है इनके? एसबीआई के अध्यक्ष हैं इस टाइम वर्तमान में। तो एसबीआई में सबसे ज़्यादा कर्मचारी करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में अगर पूछेगा सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? ये सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है, ये ध्यान रखना है आपको, एसबीआई है। सबसे बड़ी कौन है बेटा? एसबीआई है, ध्यान रखना। एसबीआई है सबसे बड़ी बैंक है, यहाँ पर ध्यान रखना। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो? सारी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है बेटा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगली बात कर लेते हैं। ये रेफर दे। चलिए तो ये एसबीआई को थोड़ा सा निपटा दिया हमने। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक कौन से खोली गई ये सब आपको मालूम पड़ गया। ये सब हिस्ट्री चल रही है बैंकों की। एसबीआई के बारे में थोड़ा बता दिया, जबकि एसबीआई अपने आप में बहुत बड़ी बैंक है, बट हमें यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है कि अब पूरा हम डिटेल पढ़ें। तो इसके लिए हम अर्थशास्त्र दोबारा से आपको जो पूरा एकदम पैटर्न टू पैटर्न कराएंगे, चैप्टर टू चैप्टर, तो उस टाइम पर हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। फाउंडेशन बैच चलेगा अर्थव्यवस्था का,
वो वाला आप देखिएगा तो आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे उसमें एकदम बिंदु तो बिंदु। कोई भी एग्जाम आप देंगे जाके कभी आपकी अर्थव्यवस्था है वो गलत नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो अभी तो पैट के लिए पढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि एसबीआई हो गई, एसबीआई खुद में एक बैंक में अपना स्ट्रक्चर है, आरबीआई का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। तो इन सब की हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होकर हमको बता दो, अगली बात करते हैं। अगला देखिए बेटा, अगला एक और पॉइंट हम इसको इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं इसको। अगला है बेटा, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन था। आपसे पूछे कौन सा भारतीय बैंक था, कौन सा भारतीय बैंक जिसने विदेश में अपनी शाखा खोली, बोलो किसी को दिक्कत नहीं आता। तो ऐसा कौन सा बैंक था जिसने अपनी विदेश में शाखा खोली थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो वो था बेटा आपका बैंक ऑफ इंडिया। कौन था बेटा, बैंक ऑफ इंडिया था। कौन था बेटा, बैंक ऑफ इंडिया था। इसने सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी बैंक ऑफ इंडिया ने 1906 में खोली थी। कहाँ खोली थी बेटा, 1906 में, सॉरी इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और 46 में उन्होंने लंदन में खोली थी। अगर इसकी स्थापना पूछेगा ना, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अगर पूछे बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ है तो आप कहोगे 1946 में। प्रथम बैंक किसने लंदन में खोला था, प्रथम विदेशी शाखा, ठीक है बेटा। ये कहाँ खोली गई थी, तो लंदन में खोली गई थी। कहाँ खोली गई बेटा, लंदन में, ठीक है, 1946 में, 1946 में। तो एकमात्र ऐसा बैंक था जिसने अपनी विदेश में शाखा खोली थी, लंदन में खोली थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बोलो। अगली डेट आती है बेटा आपकी, रफ कर दो बेटा इसको। तो ये विदेश वाली बैंक थी। अगली बैंक की हम लोग बात करते हैं और अगली एक डेट आती है, तो इसको ध्यान रखना है। सीबीआई ये बैंक है आपकी, इसकी स्थापना पूछता है तो 1911 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1911 में हुई थी सीबीआई की। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है कि ये पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक मानी जाती है। ये पहली क्या मानी जाती है बेटा, पहली पूर्ण स्वदेशी है, पहली पूर्ण स्वदेशी। तो त्रुटिफुल लगा सकते हैं, मैं लिख ही देता हूं आपको, पूर्ण स्वदेशी बैंक है। ये पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक है सीबीआई। फुल फॉर्म इसकी होती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल कौन होगी बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसकी बेटा फुल फॉर्म रहती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक पहली ऐसी बैंक है जो पूर्ण स्वदेशी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ये चीजें आपके बैंक की डिटेल हो गई। आगे बात करते हैं अगली। अब पूछता है किस अधिनियम के तहत बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था वो किसके द्वारा किया था, किसकी स्थापना के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है बेटा। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका एक एक्ट था 1934 में आया था, अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो एक्ट आपकी बात कर लेते हैं। 1934 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो 1934 के आधार पर, 1934 के क्या बेटा आधार पर 1 अप्रैल 1935 ठीक है, स्थापना हुई थी किसकी बेटा, आरबीआई की। किसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की। एक्ट 1934 के तहत अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या करेगी थी बेटा, आरबीआई की स्थापना की थी। क्या की थी बेटा, आरबीआई की स्थापना की थी। बोलो यहां तक किसी समझ में आ गया, ठीक है। अगली पूछेगा कि इस बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। क्या पूछेगा बेटा, सिफारिश। चलो मैं यही लिखता हूं इसके आगे, इसकी सिफारिश किसने की थी। सिफारिश किसकी सिफारिश पे की गई थी, ठीक है बेटा।
ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, कमीशन की सिफारिश पर क्या की गई थी बेटा, आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगर पूछे किसकी सिफारिश पर की गई थी तो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगली डेट आती है बेटा इसी में, जो आरबीआई है इसका बेटा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था बाद में। क्या कर दिया गया बेटा, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो पूछेगा कब किया गया इसका राष्ट्रीयकरण, तो आप ध्यान रखना इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था बेटा वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1 जनवरी 1949। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका बेटा, आरबीआई का। और ये देश का पहला केंद्रीय बैंक बना। और ये देश का क्या बन गया बेटा, पहला केंद्रीय बैंक बना। तो आपसे पूछे देश का पहला केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप कहो बेटा आरबीआई है। कौन है आपका बेटा, आरबीआई है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है बेटा। आरबीआई को एक एक्ट आया था, पूछता है आरबीआई को किस एक्ट द्वारा नियंत्रण, सभी बैंकों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। तो बैंकिंग, उस एक्ट का नाम लिख लेते हैं हम, यहाँ पर बता देते हैं आपको, लिख लेना अपने आप, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा को बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आरबीआई को सभी बैंकों पर नियंत्रण रखेगी, नियंत्रण रखेगी। सही है बेटा, ध्यान रखना। आरबीआई क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आरबीआई सभी बैंकों पर क्या रखेगी बेटा, नियंत्रण रखेगी। यानी कि सबका जो रखवाला बन जाएगा बेटा वो कौन बन जाएगा, आरबीआई बन जाएगी। कौन बनेगी बेटा, आरबीआई। तो बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आया, आरबीआई पूछ रहा है आपसे तो ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आरबीआई की, तो अलग से हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा वैसा हो जाएगा नहीं तो थोड़ा सा आगे डलते हैं और आरबीआई के बारे में समझते हैं। तो भारत का इतिहास हटा देते हैं, आप समझ गए कि भारत का इतिहास क्या चल रहा था। अब हम पहली बैंक की चर्चा करेंगे, वो है आपकी आरबीआई। अब हम बेटा किसकी बैंक की चर्चा करेंगे, तो आपको बेटा अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की फुल फॉर्म बताओ बेटा, बता सकते हो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बेटा, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, देश का केंद्रीय बैंक है। रिसोर्सेस बैंक ऑफ इंडिया ही बोला जाता है इसको, ध्यान रखना। रिजर्व बैंक क्या तो बोल देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोल देगा बेटा, ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म रहेगी आपकी एक। दूसरा इसे रिसोर्सेस बोल देता है, क्या बोलता है तो बेटा, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। भारत का पहला केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है। हेडक्वार्टर, मुख्यालय, तो मुख्यालय दो जगह रहे थे। हेडक्वार्टर बेटा कहाँ रहे थे, दो जगह। 1935 से 37 तक अलग रहा था। 1937 तक क्या रहा था बेटा, अलग रहा था। 1935 से 37 तक क्या रहा था बेटा, अलग रहा था। उस टाइम बेटा ये कलकत्ता रहा था। कहाँ रहा था बेटा, कलकत्ता। आरबीआई का मुख्यालय पहला जो रहा था 1935 से 37 तक रहा था वो कलकत्ता रहा था। और 1937 के बाद, कब बेटा, 1937 के बाद इसका जो हेडक्वार्टर था यानी कि मुख्यालय था वो बॉम्बे पहुंचा दिया गया। कहाँ पहुंचा दिया गया बेटा, बॉम्बे पहुंचा दिया गया। तो ये आपकी आरबीआई की थोड़ी सी डिटेल रहती है, ध्यान रखना है इसको। इसका लेखा वर्ष पूछेगा, लेखा वर्ष, वित्तीय वर्ष,
इसी लेखा वर्ष को बेटा वित्तीय वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वित्तीय वर्ष। समझ में आया बेटा? लेखा वर्ष पूछेगा कि आरबीआई का लेखा वर्ष, तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो पहले हुआ करता था जब स्टार्ट हुई थी बैंक, तो इसमें दो चीजें आएंगी बेटा। एक तो पहले आ जाएगा कि पहले लेखा वर्ष क्या रहा था, और बाद में बेटा रहेगा वर्तमान में, यानी कि जो अभी चल रहा है वो वाला लेखा वर्ष क्या है। तो पहले वाली चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा रहता था। तो 1 जुलाई से 30 जून तक रहता था। कहाँ तक रहता था बेटा? 1 जुलाई से 30 जून तक। तो 1 जुलाई से 30 जून तक ये पहले इसका लेखा यानी कि वित्तीय वर्ष रहता था। अगर वर्तमान में पूछ लेगा तो आपको पता होगा कि अप्रैल 1931, ठीक है बेटा। तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल से कितना रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। तो ध्यान रखना बेटा 1 अप्रैल से 31 ये वर्तमान वाला है, या हम कह सकते हैं 2021 और 2022 वाला है। और ये बेटा स्टार्टिंग में रहा करता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं वो पिछला वाला वर्ष है ना, अगला काउंट हो जाता है। अगला वाला अप्रैल से काउंट करो तो घूमता हुआ जाएगा जनवरी, फरवरी, फिर मार्च। तो 9 महीने का रहता है ये। कितने, अगर पूछे डेट की कितने महीने का लेखा वर्ष रहता है इसका, तो आप कह दोगे 09 का रहता है, 9 माह, ठीक है बेटा। ये वित्तीय वर्ष कहलाता ना, कहते हमारा वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से तो स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। हाँ करेगा 9 का रहेगा। अप्रैल से गुनो, देखो अप्रैल से आपका 31 मार्च तक जाओ तो 9 महीने का रहेगा। हाँ बेटा, नहीं अप्रैल से बोलो, अप्रैल के बाद कौन आएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ 11 माह का रहता है, लेकिन वो बीच में कट कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च 9 महीने का रहता है, लेखा वर्ष होता है उनका, सही है। हाँ तो ये आपकी आरबीआई समझ में आ रही है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलिए इसकी हम लोग आगे बात करते हैं। आरबीआई की बेटा क्या कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये वाला नहीं दिख रहा है, नीला ना करें, ठीक है बेटा। तो आरबीआई की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले गवर्नर पूछ लेगा कि कौन है, या सबसे बाद वाले गवर्नर थे वो कौन थे, वर्तमान में है वो कौन से हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता रहता है, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है। तो आओ चलो उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़े, कि आरबीआई के कौन गवर्नर पहले थे, कौन गवर्नर बाद में बने थे, ठीक है बेटा, और कितने क्या क्या कार्य रहते हैं इसके, क्षेत्रीय मुख्यालय कितने हैं। तो आओ सबकी इसकी हम लोग बेटा चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसको बेटा बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। और चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके गवर्नर की बात करेंगे कि पहला गवर्नर कौन था, बाद का गवर्नर कौन था। तो इसकी बात करते ही हम सब हटा देते हैं, आपको ये अपना आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर की बात कर लेते हैं बेटा। हम आरबीआई की किसकी बात करेंगे बेटा? गवर्नर। अब देखो बेटा सही आ रहा है, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? चलिए तो हम किसकी बात बेटा करेंगे अब? पहले हम गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो इसमें गवर्नर की बात करेंगे तो पहले गवर्नर देख लेते हैं कि जो पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम था, दूसरे गवर्नर थे उनका क्या नाम था। तो इस तरह से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और पहले जो इंडियन थे उनका नाम क्या था, इन सब की हम चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा। तो बता सकते हैं पहले गवर्नर कौन रहे थे? पहले गवर्नर कौन रहते हैं बेटा, जल्दी बताओ। इसका 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई में गठन हुआ था, हिल्टन यंग की दर्जा किया था। तो पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन से रहे थे? पहले अध्यक्ष बोल दे या गवर्नर बोल दे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताओ बेटा, बता सकते हो? अब योगेंद्र जी बता सकते हो? नहीं, पहले गवर्नर को ओशन वर्ग स्मिथ, ओशन वर्ग स्मिथ, ये बेटा पहले गवर्नर या अध्यक्ष रहे थे। ब्रैकेट में मैं यहां लिख देता हूं कि अध्यक्ष भी इन्हीं को बोलेंगे, ठीक है। या तो प्रथम अध्यक्ष पूछे तो ओशन वर्ग स्मिथ जो थे बेटा वो क्या थे, इसके पहले गवर्नर थे। कौन थे बेटा? पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे?
प्रथम भारतीय गवर्नर। बताओ बेटा, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे बेटा? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये पहले इंडियन अध्यक्ष या गवर्नर थे। है बात समझ में? और उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, और पूछेगा आपसे कि इस टाइम यानी कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में कौन है यानी कि 25वें नंबर के। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर चेंज भी हो गए शायद। कौन है बेटा? शशिकांत दास ही है शायद। हाँ, ये 25वें नंबर के हैं। वर्तमान में शशिकांत दास ही हैं अभी तक। नोट पे उनका साइन होकर आ रहा होगा। वर्तमान अध्यक्ष या गवर्नर, तो आप बताओगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है बेटा, शशिकांत दास ही है बेटा इसके। सही है, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये अंदर। तो ये बेटा गवर्नर के पहले कौन थे, भारतीय कौन थे, तो इन सब के गवर्नर हमने आपको बता दिए। और वर्तमान में अभी 25वें नंबर के वो शक्तिकांत दास हैं। आप देखना नोट पर भी गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है बेटा, एक दो या सिक्के वाले जितने भी नोट होते हैं उन्हें सबको छोड़कर बाकी जितने बड़े नोट आते हैं उस सब पर गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है बच्चा। और उसके बाद जो सिक्के वाले होते हैं उनमें वित्त मंत्रालय के साइन होते हैं। किसके होते हैं? वित्त मंत्री के साइन होते हैं। ठीक है, आ रही समझ नहीं आ गई? और यहाँ इसमें और याद रखना, जो आपका नोट आता है नोट, ठीक है बेटा, उसमें 17 लैंग्वेज लिखी रहती हैं। जो एक तो भाषा पैनल होता है उसमें 15 लैंग्वेज होती हैं, और दो आपकी बाहर लिखी होती हैं, एक इंग्लिश और एक देवनागरी। सही है बेटा? तो 2 और 15 उस पैनल में होती है। भाषा पैनल में पूछेगा कितनी भाषाएं होती हैं, तो आपको भाषा पैनल में होंगे बेटा कितनी भाषाएं होंगी? तो 15 होंगी। ठीक है बेटा। नोटबंदी के बाद जो विमुद्रीकरण होगा, जब आपको हम पढ़ाएंगे, तो विमुद्रीकरण में जो नोट चले थे तो किस टाइम कौन सा रिलीज हुआ, किसके पास किसके पीछे किसका चित्र बना हुआ है, उनका रंग कैसा है, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे उस टाइम पर। तो यहाँ पर अगर आप बताओ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। और इसकी अब ये देख लेते हैं कि इसमें कितने डिप्टी गवर्नर रहते हैं, और जो लेखा था वो हम बता चुके हैं, और इसमें सदस्य कितने रहते हैं, लेन देन जो होता है उसमें कहता रहता है। ठीक है, देखिए जो भी है आरबीआई है वो वित्तीय में देख रेख करती है। क्या करती है बेटा? देख रेख। तो इसका क्षेत्रीय मुख्यालय और देख लेते हैं कहां पर होते हैं। तो देखिए आरबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय, ये रफ कर देते हैं बेटा, अब तो दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रीय मुख्यालय। आरबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय कितने होते हैं? क्षेत्रीय मुख्यालय आपसे संख्या पूछ सकता है कि क्षेत्रीय मुख्यालयों की संख्या कितनी है, तो आप बताओ बेटा 4 है। वर्तमान में कितनी है बेटा? 4 है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में क्षेत्रीय की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे भाई? 4 है। पहला देखिए बेटा क्षेत्र दिल्ली में है, दिल्ली में पहला कहां पर बेटा? दिल्ली में है। और आपके क्षेत्रीय मुख्यालय पहला कहां है? तो बेटा दिल्ली में। दूसरा बंबई में है। कहां है बेटा? बंबई में है। और अगर तीसरे की बात करें तो कहां है बेटा? ये चेन्नई में है। क्षेत्रीय बेटा, ये क्षेत्रीय मुख्यालय आपके, तो ये बेटा कहां है? चेन्नई में है। और इसके बाद आता है बेटा कोलकाता। चौथा कहां है? तो कोलकाता में है। इस टाइम कोलकाता कहते थे इसे। ठीक है, तो ये 4 बेटा क्या रहते हैं इसके? क्षेत्रीय क्या रहते हैं? कार्यालय रहते हैं। क्योंकि ज्यादा जब बड़ा हो जाता है तो इसको दिक्कत करता है, तो छोटे छोटे हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, उसको आराम से कर सकें, बदल सकें। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरबीआई में, कि अगर पूछा जाए कि पूरे राज्य में जो लेन देन करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है बेटा, हर एक राज्य की जो देखरेख करेगा बैंकों की, वो कौन करता है बेटा? आरबीआई करता है। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी देखरेख एसबीआई करती है, और वो कौन है बेटा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका अगर विदेश में कार्यालय पूछेगा आरबीआई का, कि विदेश में कार्यालय कहाँ है, ये भी पूछ लेता है आपसे। तो विदेश में कार्यालय, विदेश में कार्यालय तो बेटा इसका लंदन में है। कहाँ है? ध्यान रखना ये वाला भी। ठीक है बेटा, कि विदेश में कार्यालय कहाँ है आरबीआई का, तो आप कहोगे बेटा लंदन में है। ठीक है, ये बाकी हर एक राज्य की बैंकों पर डिपेंड रहती है। हर एक राज्य का लेखा देखती है। हर एक राज्य के बैंकों का लेखा जोखा, ठीक है बेटा, क्या देखती है? लेखा देखती है। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नहीं देखती है, राज्य जम्मू कश्मीर। कौन है बेटा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। फिर आप कहोगे सर इसका कौन देखता होगा?
तो इसका लेखा जो देखती है ना वो SBI देखती है। कौन देखेगी बेटा? SBI। ये ऐसे करके क्वेश्चन घुमा लेता है। बाकी सब राज्यों की बैंकों के देख रेख देखेगी वो कौन देखेगी? RBI देखेगी। बट जम्मू कश्मीर की जो बैंकें होती हैं उन पर कौन नियंत्रण रखती है बेटा? SBI रखती है। कौन रखती है बेटा? SBI। ठीक है बेटा। अगली बात करते हैं हम लोग। ये आपको क्षेत्रीय हो गए तो आपको समझ में आवा हर राज्य की देखा लेखा यही करेगी, लेकिन एक सिर्फ मात्र राज्य है जो है जम्मू कश्मीर, जिसका क्या करती है बेटा? SBI करती है। कौन करती है बेटा? SBI। ठीक है बेटा। RBI के जो विशेष क्षेत्र है या जो संचालन करने की वह है, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसमें सदस्य पूछ लेता है RBI। ठीक है बेटा। RBI। ठीक है बेटा। तो RBI का जो देख रेख है या लेखा जोखा है उन सब पर नियंत्रण कौन होता है? कार्यों का संचालन कौन करता है? तो उसके लिए बेटा सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। ध्यान रखना, अगर पूछे कार्यों का संचालन, अकेले तो नहीं कर सकते ना ये, तो इसके लिए बेटा क्या होगा? कार्य संचालन के लिए एक बोर्ड का क्या करा गया? गठन किया गया बेटा। क्या करा गया है? एक बोर्ड का गठन किया गया जिसमें 21 सदस्य रखे गए हैं। कितने रखेंगे बालक? 21 सदस्य रखे गए हैं। बोर्ड का इसके कार्य संचालन के लिए एक बोर्ड का क्या रखा गया? गठन किया गया है, जिसमें कितने रखे गए हैं बेटा? तो आप कहोगे 21 सदस्य रखे गए हैं। ठीक है। किस तरह से इन 21 सदस्यों का गठन किया गया है, ध्यान रखना कि कौन कौन इसके अंदर रहेगा वो देख लेते हैं। तो एक तो बेटा गवर्नर रहेगा, जो आपका गवर्नर होता है RBI का, एक सदस्य तो वो रहता है गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। कौन रहते हैं बेटा? डिप्टी गवर्नर रहते हैं। कौन रहेंगे बेटा? डिप्टी गवर्नर रहते हैं। डिप्टी गवर्नर रहते हैं। ठीक है बेटा। 4, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। 4 क्षेत्रीय ब्रांचों के रहते हैं। 4 जो रहते हैं बेटा क्षेत्रीय ब्रांच, किसके होते हैं बेटा? ब्रांच, क्षेत्रीय ब्रांच होती है। ठीक है जरा। 4 सदस्य किसके लिए होते हैं? क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर होते हैं। इसमें भी कौन होते हैं बेटा? गवर्नर बोल दो या अध्यक्ष बोल दो। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें बेटा 2 वित्तीय मंत्रालय के, 2 वित्तीय मंत्रालय के जो विशेष अधिकारी होते हैं, तो इसमें 2 वित्तीय मंत्रालय के अधिकारी 2 वित्त मंत्रालय के क्या रहते हैं बेटा? अधिकारी रहते हैं। और 10 अच्छे अर्थशास्त्र रहते हैं। 10 अच्छे अर्थशास्त्र। इस तरह से 21 सदस्यों की, तो कितने होंगे बेटा? 10 2 12 16 16 14 20 और 21। ठीक है बेटा। तो 21 हो गए। तो 21 सदस्य RBI के कार्यों का संचालन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? RBI के संचालन करते हैं। अब बताते हैं कि RBI के कार्य क्या रहते हैं, वर्क क्या रहते हैं। तो इसको बेटा हम रफ करते हैं और RBI के कार्य समझते हैं। तो RBI के क्या समझेंगे बेटा हम लोग? कार्य। तो देखिए बेटा RBI के डाल दो क्या? RBI के कार्य। तो RBI के कार्य देख लेते हैं, क्या करेगी ये कार्य, ये देखते हैं। RBI का वर्क क्या रहता है, इसके कार्य क्या रहते हैं। ठीक है। नोटों का निर्गम, पहला क्या है बेटा? नोटों का निर्गमन करना। क्या करना बेटा? निर्गमन करना। ठीक है। निर्गमन करना, नोटों का आदान प्रदान करना, उसको काउंटिंग करना, रिकाउंटिंग करना कि कितने आए थे कितने चले गए, ये निर्गमन कहलाएगा। ठीक है बेटा। इसमें ध्यान रखना 1 रुपए, कितना बेटा? 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट प्लस सिक्कों, सही बेटा। इन पर अधिकार किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। कौन संचालन करता है इनका बेटा? तो वित्त मंत्रालय करता है। तो इसको आपको याद रखना, भी हम बता भी रहे थे। तो एक नोट और सिक्के जितने भी हैं इन सब पर अधिकार किसका होगा बेटा? वित्त मंत्रालय का होगा। और इस पर एक नोट का जो सिक्का होता है, इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं, क्या होते हैं बेटा? हस्ताक्षर होते हैं, है ना बेटा। वो किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं भाई योगेंद्र जी? वित्त सचिव के होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर जो होंगे वो वित्त सचिव के होंगे। ठीक है बेटा। अगर 1 रुपए से बड़े हैं सारे के सारे नोट, 1 रुपए
से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आप कोई भी नोट उठा लेना, उस पर देखना तो उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। किसके होंगे बेटा? गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगली बात बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नोटों का निर्गम करेगी, ठीक है, जितनी भी बैंकें हैं उनके नोटों का स्थानांतरण भी करती है, ये चेंज भी करती है। अगर कोई पुराने नोट खराब हो जाते हैं तो उसमें नए नोटों को इंक्लूड करती है। ये सब आरबीआई के क्या रहते हैं बेटा? काम रहते हैं। ठीक है बेटा। अगर सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करेगी, ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्या करती है? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है। बैंकर का रूप मतलब होता है कि सरकार जो है उसका जितना भी लेखा जोखा, जितना पैसा है वो सब किसके पास सेव रहता है बेटा? आरबीआई के पास रहता है। ये बैंकों के बैंक का कार्य करती है। बैंकों के बैंक का कार्य करती है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण करती है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण करती है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा होती है उसका क्या करती है बेटा? विनिमय करती है। ठीक है बेटा। और क्या करेगी? क्या करेगी बेटा? नियंत्रण रखती है। ठीक है, विनिमय का क्या करेगी बेटा? नियंत्रण। जो विदेशी मुद्रा है उन पर नियंत्रण करती है। दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर, किस पर बेटा? अंतरराष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है। सही बेटा। कौन? आरबीआई बैंक। यानी कि जितना भी बड़े बड़े होंगे उसको करती है। मुद्रा विनिमय करती है। मुद्रा विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, विदेशी मुद्राओं को क्या करना बेटा? अपनाना, ये करती है। आर्थिक आंकड़े जारी करती है। क्या करेगी बेटा? आर्थिक आंकड़े जारी करती है। आर्थिक आंकड़े क्या करेगी बेटा? जारी करती है। तो ये ध्यान रखना, आर्थिक आंकड़े क्या करेगी? जारी करती है। बैंकों पर नियंत्रण रखती है। बैंकों पर नियंत्रण रखती है। जितनी भी बैंकें हैं उन पर क्या करेगी बेटा? नियंत्रण रखेगी। सिर्फ एक बैंक को छोड़कर, जहां पर क्या होगा बेटा? जम्मू कश्मीर, वहां पर एसबीआई रखती है। कौन रखेगी बेटा? एसबीआई रखती है। ठीक है बेटा। मौद्रिक नीति अपनाती है। मनी प्रोजेक्ट जो है वो अपनाती है मौद्रिक नीति। तो अगर मौद्रिक नीति पूछेगा कौन सी बैंक अपनाती है, तो मौद्रिक यही अपनाएगी आपकी। तो मौद्रिक नीति अपनाती है, मौद्रिक नीति अपनाती है। तो इतने सारे कार्य रहते हैं किसके बेटा? आरबीआई के। इतने सारे क्या रहते हैं बेटा? कार्य आरबीआई के। ठीक है बेटा। अभी हमने आपको यूपी पैट के लेवल का बिल्कुल समझा दिया है सारी चीजें। आपको थोड़ा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे बैंकों का, कि किस प्रकार से राष्ट्रीयकरण होगा। ठीक है बेटा। और जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगा, ये आपको ध्यान से देख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। लेकिन जब हमने आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे तो आप जुड़े रहिएगा और हमें मैसेज और कमेंट करते रहिएगा कि सर हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दो। तो अर्थव्यवस्था आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगी जब हम लोग चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे। ठीक है बेटा। जितनी अभी आई होगी आपको, जितनी हमने डिटेल बताई है, सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। और हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीयकरण लेकर आएंगे, तो जरूर देखिएगा। राष्ट्रीयकरण का वीडियो बेहतरीन होने वाला है, आपके यूपी पैट में मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम वीडियो इतने रखेंगे, इजाजत नहीं चाहता, कोई ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप भी बोर होंगे ज्यादा बड़े बड़े वीडियो में। तो फटाफट हम लोग बात करते हैं और इसको जानकारी को आप नोट कर लें। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आयुष्मान भव चैनल को जुड़ें। 8 बजे लाइव क्लास हिस्ट्री और हिंदी 9:30 से 9:30 आपकी हिंदी होती है, तो आप लाइव क्लास में जुड़ा करें और हमें बताएं कि आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियो, कमेंट करके बताएं। ठीक है। जो भी त्रुटि हो जाए हो तो उसको भी आप कमेंट करके बताया करें, जैसे हम सुधार करें इसमें ऑनलाइन में। ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना रहेगा। जय भारत, जय हिंद।